हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक धमाकेदार मूवी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम माधव मिश्रा को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जहां ये दोनों माधव के ऑफिस की ओर जा रहे थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि माधव ने अब खुद का ऑफिस ले लिया है और उसके साथ एक बड़ी लॉ फर्म ने भी टाई अप किया है, जिससे माधव को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। और आज उस लॉ फर्म वालों ने माधव के ऑफिस में एक मीटिंग रखी होती है किसी बड़े केस को निपटाने के लिए, जिसके बाद माधव सीधा अपने ऑफिस आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक फार्मेसी कंपनी है क्योरासेल, और जिस जगह एंटीबायोटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ काम करने वाले एक आदमी के लंग्स पूरे 60% तक खराब हो गए हैं। उसी केस को निपटाने के लिए उस लॉ फर्म ने माधव के ऑफिस में मीटिंग रखी थी, जहाँ सामने वाला वकील कहता है कि हम उस क्योरासेल कंपनी को कोर्ट में घसीटेंगे, लेकिन यहाँ उस लॉ फर्म से आया आदमी शौर्य माधव से ये डील करने को कहता है और बदले में वो उस कंपनी की तरफ से 1 करोड़ देने को तैयार था। तब माधव सामने बैठे आदमी को उसके परिवार का वास्ता देकर इस केस को यहीं सुलटा देता है और उसे 1 करोड़ का चेक सौंप देता है। यानी यहाँ ये केस रफा दफा हो गया। इसके बाद माधव शौर्य से पूछता है कि सर, मैंने आपके हाथ में 2 और चेक देखे थे जिसमें 3 करोड़ तक की अमाउंट थी, तो आपने सिर्फ 1 करोड़ वाला चेक क्यों दिया? जिस पर शौर्य कहता है कि हमें कम से कम में डील करनी थी और तुम्हें पता है वो गरीब आदमी 1 करोड़ में ही क्यों मान गया, क्योंकि उसे तुमने समझाया था और तुम उसी के जैसे लगते हो। ये सुनकर माधव को बहुत बुरा लगता है कि शायद इसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, पर वो कुछ कहता नहीं। और तभी शौर्य माधव को ये केस खत्म करने की खुशी में अपनी कार गिफ्ट कर देता है। खैर, फिर थोड़ी देर में वहाँ माधव के 2 असिस्टेंट आते हैं, जिसमें पहला था दीपू जो कि माधव का साला है और दूसरी है शिवानी। ये दोनों ही माधव के केस लड़ने के तरीके से उसके फैन बने बैठे हैं। इसके बाद हम एक काम वाली बाई कमला को देखते हैं जो मार्केट से मच्छी लेकर सीधा एक बिल्डिंग में जाती है, जहाँ वो किसी डॉक्टर राज के घर में काम करती थी। और फिर राज के घर में एंट्री करते ही वो देखती है कि राज तो किसी औरत को पकड़े बैठा है जो खून में लथपथ है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। अब यहाँ से 24 घंटे पहले सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम राज की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी बेटी ईरा है, उसकी बीवी अंजू है और उसकी माँ है। हालांकि हमें पता चलता है कि अंजू और राज अब साथ में नहीं रहते। अंजू राज के सामने वाले फ्लैट में रहती है और आज ईरा का बर्थडे है, इसलिए वो उसे पियानो गिफ्ट में देती है। यहाँ ईरा की कंडीशन देखकर हमें पता चलता है कि उसे कोई डिसऑर्डर है, इसलिए वो किसी से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाती और कभी कभी उसे दौरे भी पड़ते हैं। खैर, थोड़ी देर में यहाँ पर रोशनी नाम की लड़की आती है और पता चलता है कि ये राज की गर्लफ्रेंड है, जो यहाँ ईरा की केयरटेकर भी है। और कहीं न कहीं हम अंजू को देखकर समझ पाते हैं कि वो रोशनी को देखकर खुश नहीं है। इसके बाद राज अपने हॉस्पिटल आता है, जहाँ वो किसी का इलाज कर रहा था। फिर इलाज के बाद वो सीधा अपने दोस्त अरशद से मिलता है, जो कि उसकी बेटी का केस हैंडल कर रहा था और हाल ही में इन्होंने ईरा का टेस्ट भी कराया था, ये जानने के लिए कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं है, पर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ईरा को लो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम भी है, जो कभी बच्चों में नहीं होती, इसलिए राज टेंशन में आ जाता है। फिर राज सीधा अंजू को कॉल लगाता है उसे ईरा की न्यूज देने के लिए, पर तभी वहाँ रोशनी आ जाती है, जिसे देखकर राज फोन काट देता है। और जब रोशनी और राज साथ में होते हैं तो उसे अंजू का फोन आता हुआ दिखता है। इससे रोशनी को थोड़ा अजीब लगता है कि अब राज को अंजू से क्या बात करनी होगी। इसके बाद जब राज और रोशनी घर जा रहे होते हैं तो राज रोशनी को कहता है कि आज रात ईरा की पार्टी में टाइम से आ जाना, पर रोशनी कहते कि मेरा मूड नहीं है, क्योंकि वहाँ मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं एक शादीशुदा मर्द को डेट कर रही हूँ और मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। साथ ही वो अंजू के बारे में भी बात घुमाकर कहती है, जिस पर राज कहता है कि अंजू और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। फिर राज अपने फ्लैट पर आने से पहले सीधा अंजू के पास आकर बताता है कि ईरा को कैंसर नहीं है, जो सुनकर अंजू की जान में जान आती है। अब रात को ईरा की बर्थडे पार्टी रखी होती है, जहाँ कई लोग आए हुए थे। तभी वहाँ रोशनी पिंक कलर की साड़ी पहन कर आती है और राज रोशनी को अपने दोस्तों से मिलवाता है, जहाँ वो लोग राज की टांग खींचते हैं कि बता रोशनी तुझे कैसे मिल गई। तब राज बताता है कि रोशनी मेरे हॉस्पिटल में नर्स थी, जो बाद में ईरा को हैंडल करने मेरे घर आने लगी और फिर धीरे धीरे हम दोनों करीब आ गए। फिर जब सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी रोशनी राज के कुछ फ्रेंड्स को बात करते हुए सुनती है, जो कह रहे थे कि वो रोशनी 2 कौड़ी की लगती है और अंजू ही सबसे बेस्ट है। ये सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पार्टी में अंजू भी आती है, जिसने रोशनी के जैसे ही पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। इसके बाद यहाँ ईरा केक कट करती है और सब एंजॉय करने लगते हैं, पर अंजू और राज को साथ में देखकर
रोशनी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से रोती हुई अपने घर जाने लगती है। तभी नीचे कोई रोशनी की जाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये कौन है आगे पता चलेगा। अब अगले दिन हम राज को देखते हैं जो सुबह उठते ही रोशनी को मैसेज करता है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। फिर वो कल रात पार्टी का कूड़ा फ्लैट के बाहर रख देता है और राज की माँ किसी काम से चली जाती है। वहीं राज भी जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद राज वापस आता है और उसके 15 मिनट बाद ही कमला भी राज के घर आई थी, जिसने राज के हाथ में एक औरत की लाश देखी और वो चीखने लगी। तभी कमला की आवाज सुनकर सामने फ्लैट से अंजू भागती हुई आती है और राज के पास कोई और नहीं बल्कि रोशनी की लाश थी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और अंजू सीधा पुलिस को कॉल कर देती है। अब इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और ये केस गौरी नाम की पुलिस वाली हैंडल कर रही थी। तब गौरी का जूनियर रवि उसे बताता है कि उस लड़की की मौत गला कटने से हुई है और उसका राज के साथ चक्कर भी था। जिसके बाद गौरी उस पूरे क्राइम स्पॉट की तहकीकात करवाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर गौरी सीधा अंजू से मिलने जाती है और पूछती है कि ये रोशनी राज के साथ कब से थी। तो अंजू बताती है कि यही 15 महीने से। साथ ही अंजू बताती है कि हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है और हम लोग बस अलग अलग रहते हैं। फिर गौरी कहती है कि अब पहले तो राज को हम अपनी हिरासत में लेंगे, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर यहाँ से जाते समय गौरी रवि से कहती है कि यहाँ लगे सारे कैमरे की फुटेज निकालो और कल रात हुई पार्टी में आए सारे लोगों की लिस्ट भी लेकर आओ। साथ ही किसी भी हाल में हमें मर्डर वेपन ढूंढना है जो मिल नहीं रहा। तब रवि बताता है कि यहाँ केवल एंट्री और एग्जिट पर कैमरे लगे हुए हैं, फ्लोर पर कोई भी कैमरा नहीं है, यानी ये केस और लंबा फंसेगा। जिसके बाद राज को सीधा थाने ले जाते हैं और ये केस मीडिया में भी फैल गया था कि एक डॉक्टर ने खून कर दिया। इसके बाद जब माधव अपने ऑफिस में होता है तभी उससे मिलने अंजू आती है और कहते कि मैंने आपका काफी नाम सुना है, मेरे पति पर मर्डर का इल्जाम है, उन्हें बचा लीजिए। जो सुनकर माधव के असिस्टेंट के होश उड़ जाते हैं कि अब ये केस लड़ने में मजा आएगा। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रवि गौरी से कहता है कि हमें कहीं भी मर्डर वेपन नहीं मिला है। जिसके बाद ये दोनों कमला और राज से अलग अलग पूछताछ करने चले जाते हैं, जहाँ कमला के साथ जो हुआ वो बता देती है। वहीं राज बताता है कि मैं जॉगिंग से जल्दी घर आ गया था क्योंकि कल रात ज्यादा पीने के कारण सुबह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे मैं घर आया तो देखा रोशनी के गले पर कट है और वो तड़प रही है। फिर कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। यहाँ कमला बताती है कि मुझे पहले लगा कि अंजू की मौत हो गई है, लेकिन ये तो रोशनी निकली और कल रात दोनों ने ही सेम साड़ी पहनी थी। इसके बाद कमला बताती है कि कल रात रोशनी और राज साहब का झगड़ा भी हुआ था, जहाँ रोशनी ने ज्यादा पी ली थी और राज उन्हें कमरे में लेकर गया था। फिर रोशनी कमरे से निकली और वहाँ से गुस्से में घर चली गई। ये सब सुनकर गौरी सीधा राज से पूछताछ करने आती है कि पार्टी में आपके और रोशनी के बीच में क्या हुआ था। तब राज भी कहता है कि रोशनी अपने घर चली गई थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ राज समझ जाता है कि ये लोग राज को ही खूनी साबित कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि मैंने कोई खून नहीं किया और मुझे मेरा वकील चाहिए। इसके बाद गौरी को उसके सीनियर बुलाकर कहते हैं कि ये केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए, इतने बड़े डॉक्टर पर मर्डर का इल्जाम लगा है, इसलिए कुछ भी करके इसे सॉल्व करो। इधर माधव आज राज से मिलने आता है जिसे अंजू ने हायर कर लिया था और वो राज से सब कुछ डिटेल में पूछता है कि बताओ क्या क्या हुआ था जॉगिंग से लेकर घर तक। तब राज वही सब बताता है जो उसने पुलिस को बताया था कि मैं जॉगिंग के बाद घर आया तो रोशनी का गला कटा हुआ था और वो मरने वाली थी, तब उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा। ये सुनकर माधव कहता है कि अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला है, देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही वो बताता है कि मैंने आपकी बेल की अर्जी डाल रखी है, कल जज साहब बताएंगे आपको रिमांड में रखा जाएगा या नहीं। अब अगले दिन हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ रोशनी का केस कोई कदम नाम का वकील लड़ रहा था। वहीं माधव राज की बेल की अपील करता है। तब यहाँ कदम राज पर लगे इल्जाम को गिनवा कर बेल खारिज करवा देता है और जज भी राज को पुलिस की कस्टडी में रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद माधव के पास उसी बड़ी लॉ फर्म से वही आदमी शौर्य मिलने आता है और वो कहता है कि मैंने सुना है आपने राज वाला केस ले लिया है, ऐसा कीजिए उस केस को छोड़ दीजिए वरना आपको हमारी फर्म छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप ये केस लड़ोगे तो फेमस हो जाओगे और हमें एक आम दिखने वाला वकील चाहिए। जो सुनकर माधव चुप हो जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि रोशनी पर अटैक सामने से हुआ था और कोई छोटा सा ही चाकू होगा और मारने वाला राइट हैंडेड है। यहाँ ईरा को अंजू बता देती है कि कुछ दिन राज घर पर नहीं आएगा। ये सुनकर ईरा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वहीं अब पुलिस ने राज के दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी थी, जहाँ सारे ही लोग यही बताते हैं कि वो दोनों पार्टी के दौरान रूम में तो गए थे पर झगड़े थे या नहीं ये नहीं पता। फिर थाने में रोशनी की माँ अपनी बेटी की लाश देखने आती है और रोशनी की ऐसी हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। अब हम माधव की असिस्टेंट शिवानी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि शिवानी अमीर घर से आती है जो विदेश से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके आई है और यहाँ वो माधव की काबिलियत देखकर उसके अंडर प्रैक्टिस कर रही है। फिर शिवानी माधव के ऑफिस पहुंचकर इन सबको उस दिन राज के साथ क्या क्या हुआ था सब कुछ दोहराने को कहती है और फिर माधव कहता है कि हमें उस व्यक्ति की तलाश
लाश है जो रोशनी से नफरत करता हो और उस बिल्डिंग में ही रहता हो। इस पर दीपू कहता है कि अंजू हो सकती है, लेकिन माधव को उस पर शक नहीं था। तभी माधव की बीवी जो ये सब सुन रही थी वो कहती है कि ऐसे तो वो लड़की ईरा भी हो सकती है जो राज के फ्लैट में ही मौजूद थी। ये सुनकर माधव भी चौंक जाता है कि हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। इधर गौरी क्राइम स्पॉट की फोटोज देखकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो देखते कि शेल्फ पर से एक ट्रॉफी गायब है और इन्हें क्राइम स्पॉट पर एक छोटा सा ग्लास भी मिला था। ये देखकर गौरी सीधा राज के घर जाती है जो इन्होंने सीज करके रखा था और उसका अंदाजा सही निकलता है। उस ट्रॉफी पर लगे स्कैल्पल से रोशनी को मारा गया है जो अब मिल नहीं रहा। वहीं माधव आज ईरा से पूछताछ करने आता है ताकि उसे कुछ भी पता हो तो वो बता सके। और इसी दौरान माधव को पता चलता है कि अंजू भी एक वकील है जिसने अब प्रैक्टिस छोड़ दी है और इसी कारण वो माधव के बारे में जानती थी। यहाँ गौरी जैसे ही बाहर आती है तो उसे गार्बेज ट्रक नजर आता है और वो उसके ड्राइवर को रोककर उससे पूछती है कि राज का कूड़ा तूने उठाया था ना, अब ये बता उसे कहाँ फेंका। जो वो आदमी बता देता है। वहीं माधव ईरा से बड़े प्यार से पूछने लगता है कि उस दिन फ्लैट पर कोई आते हुए तो नहीं दिखा या किसी की आवाज आई हो। जो सुनकर ईरा कोई जवाब नहीं देती और वह बस ड्राइंग ही किए जा रही थी। फिर माधव और सवाल करता है तो ईरा एकदम से इरिटेट होकर वहाँ से भाग जाती है जिसे अंजू संभालने जाती है। तभी माधव ईरा की ड्राइंग बुक में देखता है कि उसने सारे स्केच नॉर्मल बनाए हैं केवल रोशनी को छोड़कर। ये बात उसे अजीब लगती है। यहीं एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रवि पूरी पुलिस फोर्स के साथ कूड़े वाली जगह पर मर्डर वेपन देखने जाता है, लेकिन ये जगह देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। हालांकि फिर रवि गौरी को बताता है कि एक अच्छी खबर है कि राज का कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी प्राइवेट थी, इसलिए उसने जहाँ कूड़ा फेंका है वो थोड़ा कम है और हम वेपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आज ईरा स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और जाने से पहले वो अंजू से मौत के बारे में पूछती है जिसे अंजू थोड़ा बहुत बताती है और फिर उसे स्कूल छोड़ आती है। इधर आज माधव ईरा के डॉक्टर अर्शद से पूछताछ करने आता है और वो शिवानी को बताता है कि ईरा की ड्राइंग में रोशनी की भयानक तस्वीर थी जो मुझे काफी अजीब लगी। फिर वो जाकर अर्श से ईरा की कंडीशन के बारे में पता करता है। साथ ही पूछता है कि ईरा को जो कंडीशन है इसमें लोग हाइपर भी हो जाते हैं ना, जिस पर अर्श कहता है कि हाँ होता तो है, लेकिन ईरा ने कुछ भी नहीं किया है, उसका इलाज मैं कर रहा था, वो लड़की सही है एकदम। यहाँ हम ईरा को स्कूल में देखते हैं जो पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी कुछ बच्चे आकर उसे तंग करते हैं और इससे गुस्से में आकर ईरा पास में रखे बैग को ही फाड़ देती है। इसके बाद हम उस फर्म को देखते हैं जो रोशनी का केस लड़ रही थी। यहाँ हेड के पास एक लड़की आकर कहती है कि सर ये कदम सर माधव मिश्रा के सामने टिक नहीं पाएंगे, आप मुझे ये केस लड़ने का मौका दीजिए और मैं अपनी काबिलियत साबित कर दिखाऊंगी। जो सुनकर उसका हेड कहता है कि ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। यहाँ माधव जैसे ही अपने ऑफिस आता है तो वहाँ शौर्य बैठा हुआ था और वो माधव से कहता है कि आपने ये केस अभी तक क्यों नहीं छोड़ा। फिर वो माधव को एक दिन का टाइम देता है कि अगर केस नहीं छोड़ा तो कल आपको फर्म से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस केस के कारण हमारी फर्म का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि हमारी फर्म खूनियों का केस नहीं लड़ती। ये कहकर शौर्य वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ न्यूज चलती है जिसमें एंकर बता रहा था कि रोशनी के केस में नया अपराधी पकड़ा गया है जो हवस का पुजारी था और ये कोई और नहीं बल्कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का ड्राइवर मोनू था। न्यूज पे बताते हैं कि उसे महिलाओं की गंदी वीडियो बनाने का शौक था, इसलिए हो सकता है कि इसने ही रोशनी को मारा हो। ये सुनकर माधव सोच में पड़ जाता है। वहीं मोनू को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। अब यहाँ माधव के पास दीपू आता है और बताता है कि मीडिया में जो न्यूज चल रही है वो मैंने ही दी थी। आगे दीपू बताता है कि मुझे उस मोनू पर शक हुआ था, इसलिए मैं उसका पीछा करने लगा और पाया कि वो आए दिन औरतों पर गलत नजर डालता है और लड़कियों की चुपके से वीडियो भी बनाता है, इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाकर एक न्यूज चैनल वाले दोस्त को भेज दी और अब आपका काम आसान हो जाएगा। सबको लगेगा कि मोनू खूनी है और राज बच जाएगा। लेकिन माधव कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एक वीडियो से कुछ भी प्रूव नहीं होता, बल्कि काम और ज्यादा बढ़ा दिया है इस दीपू ने। और वो दीपू को खूब डांटता है कि ऐसी उटपटांग हरकत करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। खैर यहाँ आज गौरी को उसके सीनियर बुलाते हैं और उसे मोनू का फोन दिखाते हैं जिसमें कई सारी रोशनी की चुपके से फोटो ली गई थी और उसमें कुछ रोशनी की वीडियो भी थी। उस रात भी रोशनी जब रोते हुए जा रही थी तब मोनू ही वो वीडियो ले रहा था। फिर यहाँ गौरी को उसके सीनियर डांटते हैं कि मोनू ही खूनी हो सकता है और हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो कहते हैं कि तुमसे ये केस हैंडल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने एक सीनियर ऑफिसर को ये केस दे दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि गौरी का एक्स हस्बैंड हर्ष होता है, जो जानकर गौरी थोड़ा उदास हो जाती है। इधर हम कदम को देखते हैं जो उसी लड़के से कह रहा था कि हम सच्चाई का साथ देने के लिए उस डॉक्टर से भिड़ गए थे और देखो असली खूनी तो वो कूड़े वाला सोनू निकला। ये सुनकर वो लड़की सोच में पड़ जाती है। इधर माधव सोच रहा था कि वो ये केस लड़े या फिर लॉ फर्म की बात मान ले। तब वो ये केस लड़ने का डिसाइड करता है और सबसे पहले लॉ फर्म की दी हुई कार को उसी आदमी के पास दे आता है जिसके लंग्स खराब हो गए थे। यानी माधव ने वो लॉ फर्म छोड़ दी और उसके पैसे से भला भी कर दिया। इधर हर्ष आते ही मोनू को रिमांड पर ले लेता है कि तूने रोशनी को क्यों मारा, पर मोनू तो मना किए जा रहा था और हर्ष जैसे मोनू पर ग्लास फेंक कर मारता है तो मोनू से
उल्टे हाथ से पकड़ लेता है। ये देखकर हर्ष सीधा अपने सीनियर के पास आकर बताता है कि शायद उस मोनू ने खून नहीं किया, क्योंकि फाइल में लिखा था कि खूनी ने सीधे हाथ से रोशनी पर वार किया था, पर यह मोनू तो लेफ्ट हैंडेड है। वहीं गौरी आकर बताते कि मोनू के क्लाउड अकाउंट पर वीडियो मिला है जिसमें 2 हफ्ते पहले अंजू और राज कार में किस कर रहे थे, जबकि गौरी बताते हैं कि अंजू ने बताया था कि उन्हें अलग हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, यानी इन दोनों के पास ही वजह थी उस रोशनी से छुटकारा पाने की। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस ने डॉग्स को पूरे कचरे के ढेर में लगा दिया है ताकि उन्हें मर्डर वेपन मिल जाए, पर यहाँ से कुछ भी ढूंढना आम बात नहीं है। वहीं हम रोशनी का अंतिम संस्कार होते हुए देखते हैं जहाँ उसकी माँ बस रोई जा रही थी। इधर राज को जेल में बंद कर दिया गया था और वो जेल में काफी परेशान नजर आ रहा था। फिर माधव रोशनी के अंतिम संस्कार में भी पहुँच जाता है और वो शिवानी से कहता है कि यहाँ आना बेहद जरूरी था, क्योंकि रोशनी के यहाँ चाहने वाले और दुश्मन हमें नजर आ सकते हैं, इसलिए सब पर पूरी नजर बनाए रखना, कोई छूट ना जाए। वहीं रोशनी के संस्कार में अंजू और अर्श भी आते हैं, पर यहाँ अंजू को देखते ही रोशनी की माँ भड़क जाती है कि तुम लोगों ने ही मेरी बेटी को मार डाला, तुम लोग भी सड़ सड़ कर मरोगे, तुम्हारे घर पर आने के बाद मेरी बेटी कहीं की नहीं रही। इस तरह से सुनाकर रोशनी की माँ अंजू को वहाँ से भगा देती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ माधव भी रोशनी की माँ से मिलने आता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वही माधव की बीवी रत्ना आकर अपने भाई की तरफ से माफी मांगती है कि उसे ऐसे क्लिप मीडिया में नहीं देनी चाहिए थी और वो आज से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तब माधव का साला भी गलती की माफी मांगता है और माधव उसे माफ कर देता है। इसके बाद माधव और शिवानी अकेले होते हैं तो शिवानी बताती है कि जो लड़की रोशनी की माँ के साथ है ना, वो रोशनी की बेस्ट फ्रेंड थी। तभी माधव भी वहाँ एक आदमी पर गौर करता है जो काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा था। उसे देख माधव कहता है कि ये जरूर रोशनी का कोई आशिक लग रहा है, इसलिए चलो इसका पीछा करना होगा। जिसके बाद ये लोग उसी आदमी का पीछा करने लगते हैं और पीछे पीछे ये सीधा एक शराब के ठेके पर आ जाते हैं जहाँ वो आदमी पीने गया था। इधर रोशनी की माँ को मीडिया वाले परेशान करने लगते हैं ऊट पटांग सवाल करके, जिसे सही मौके पर आकर वह लॉयर बचा लेती है जो अपने बॉस से रोशनी का केस मांग रही थी। तब यहाँ मीडिया के सामने वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिससे मीडिया शांत हो जाती है और रोशनी की माँ को भी अच्छा लगता है। यहाँ माधव के साथ उसकी बीवी रत्ना, शिवानी और उसका साला भी था, जिन्हें देखकर वो आदमी खुद ही पूछ लेता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने उस समय भी नोटिस कर लिया था। जिस पर माधव कहता है कि मुझे लगता है तुम रोशनी के कुछ हो, अब या तो तुम मुझे खुद ही बता दो वरना मुझे पता करवाना पड़ेगा। तब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम है दिग्विजय और मैं रोशनी का मंगेतर था। रोशनी नर्स की जॉब करती थी और मैं भी अपना काम करता था। हम दोनों 3 साल पहले मिले थे, मुझे उसी से शादी करनी थी इसलिए हमने सगाई कर ली थी। लेकिन बाद में रोशनी की मुलाकात उस राज से हुई और राज ने उसे अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लिया। तब भी मैं खुश था कि रोशनी आराम से अपना काम कर रही है, लेकिन उस राज ने धीरे धीरे उसे अपना बना लिया और रोशनी मुझसे दूर हो गई। यहाँ तक कि सगाई के 1 महीने बाद ही आकर रोशनी ने मुझे सगाई तोड़ने के लिए कहा था और उसने कभी इसका कारण ही नहीं बताया। लेकिन बाद में मुझे सब पता चल गया कि उसने मुझसे सगाई क्यों तोड़ी, क्योंकि उसका राज के साथ चक्कर चल गया था और वो राज मुझसे बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए उसने रोशनी को फंसा लिया। तब माधव कहता है कि इसके बाद आप रोशनी से दोबारा कभी नहीं मिले। तब दिग्विजय कहता है कि 6-7 महीने पहले मिला था पर उस रोशनी को मैं पहचान ही नहीं पाया और हाल ही में अब उसका ये हाल देखा है। ये बताकर दिग्विजय उदासी में वहाँ से चला जाता है और माधव कुछ सोचने लगता है। वहीं हम उस पुलिस वाली गौरी को देखते हैं जो रोशनी के घर की चुपचाप तलाशी लेने गई थी। असल में गौरी चाहती थी कि वो ये केस खुद ही सॉल्व कर ले, क्योंकि उसके सीनियर ने उसके एक्स हस्बैंड को ये केस सॉल्व करने के लिए कहा था। तब गौरी रोशनी का पूरा कमरा छान लेती है और उसे एक जगह हॉस्पिटल का कागज मिलता है जो नाम पढ़कर गौरी वहीं चली जाती है। इसके बाद हम उसी लॉयर को देखते हैं जो रोशनी का केस लड़ना चाह रही थी। उसके बॉस उसे बुलाकर कहते हैं कि तुम तो पूरे न्यूज चैनल पर छा गई हो, जैसे तुमने रोशनी की माँ को मीडिया से बचाया है और अब ये केस तुम हैंडल करोगी और याद रखना हारोगी तो इसकी बदनामी तुम्हें झेलनी होगी। जिस पर वो लड़की मान जाती है और हमें उसका नाम पता चलता है लेखा। इधर गौरी उसी पर्ची पर लिखे हॉस्पिटल में पहुंचकर रोशनी के बारे में डिटेल्स मांगती है। तब उसे पता चलता है कि रोशनी ने 2 महीने पहले अपना अबॉर्शन कराया था। ये सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। इधर गौरी का एक्स हस्बैंड हर्ष रवि से पूछता है कि यार ये समझ नहीं आया कि पिछली रात पार्टी में भी रोशनी ने सेम कपड़े पहने थे और अगली सुबह जब वो राज के घर में मरी मिली तो उसने सेम ही कपड़े पहने थे। ऐसा कैसे हुआ कि उसने अगले दिन भी कपड़े नहीं बदले और राज के घर में पहुँच गई। जिस पर रवि कहता है कि शायद वो नशे में रही होगी क्योंकि उसके ब्लड में भी थोड़ी बहुत शराब
शराब की मात्रा पाई गई है। यहाँ गौरी आकर रोशनी की बेस्ट फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें उसके अबॉर्शन के बारे में पता था क्या, तो वो लेडी मना कर देती है। फिर वो बताते हैं कि जिस डेट पर इसमें अबॉर्शन के बारे में लिखा है उसके आसपास के दिनों की ही बात है। रोशनी मेरा फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं उसके घर गई थी तो देखा कि रोशनी फुट फुट कर रो रही है। पर उसके कुछ ही दिनों बाद वो वापस काम पर आ गई और ऐसे बिहेव करने लगी कि जैसे इन दिनों कुछ हुआ ही ना हो, इसलिए हमने भी उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर हम पुलिस को कचरे के ढेर में देखते हैं जहाँ डॉग की मदद से उन्हें पॉलिथीन मिलती है जिसमें मर्डर वेपन मिल जाता है। फिर थाने में गौरी को बुलाया जाता है और उसके सर गौरी की तारीफ करते हैं। असल में ये सर्च ऑपरेशन गौरी ने ही चालू करवा रखा था, जिसकी बदौलत इन्हें मर्डर वेपन मिल पाया और अब मर्डर वेपन को फोरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। वहीं गौरी की तारीफ हर्ष भी आकर करता है जो गौरी को काफी अच्छा लगता है। इधर राज की मां अंजू से कहती है कि मैं आज राज से मिलने जेल जाऊंगी और ईरा को भी लेकर जाऊंगी, कब तक हम उससे सच छुपाएंगे। फिर वो अंजू से कहती है कि यही मौका है, तुम राज से अपने रिलेशन सही कर लो, जिस पर अंजू भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ राज से मिलने चलूंगी। तभी न्यूज पर गौरी का हेड आकर मीडिया में बताता है कि हमें मर्डर वेपन मिल गया है और हम जल्दी खूनी का पता लगाकर आपको बता देंगे, जो देखकर अंजू के होश उड़ जाते हैं। फिर अंजू अपनी सास को भी साइड में ले जाकर कुछ बताती है। अब जो भी बताया है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर माधव राज से मिलने आया होता है तो उसे बताता है कि अब तो मर्डर वेपन भी मिल गया है, केस थोड़ा और उलझ जाएगा। फिर वो पूछता है कि अगर आप रोशनी के पास्ट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे सब बता दीजिए, क्योंकि हमें उसका एक्स दिग्विजय मिला था। तब राज भी उन्हें कुछ बताता है जो कि हमें ऑब्वियसली आगे पता चलेगा। इधर अंजू कुछ टेंशन में लग रही थी। फिर वो सीधा एक चेक फिल करती है और कहीं जाने लगती है। फिर जाने से पहले वो ईरा से कहती है कि मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन आपका और मेरा जो सीक्रेट है ना वो आप किसी से बताना मत। यानी अंजू ने जरूर कुछ गड़बड़ कर रखी है। इधर लेखा केस के बारे में डिस्कस करने थाने में आती है तो उसे गौरी बताते है कि मर्डर से 2 महीने पहले तो रोशनी ने अबॉर्शन कराया था, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं राज से आकर ईरा और उसकी माँ मिलती है, जिन्हें देखकर राज इमोशनल हो जाता है। यहाँ हम अंजू को देखते हैं जो सीधा शिवानी की माँ से मिलने आती है और हमें पता चलता है कि शिवानी की माँ भी एक फेमस लॉयर है और अंजू उन्हें बताती है कि पुलिस के हाथ में मर्डर वेपन लग गया है और जैसी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी ना तो पुलिस सीधा मुझे अरेस्ट करने आ जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा केस लड़ें और मुझे बचाइए, क्योंकि पुलिस को मर्डर वेपन जिस गार्बेज बैग में मिला है वो मेरा ही है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम राज की मेड कमला को देखते हैं जो मच्छी बाजार जाती है तो वहाँ खून देखकर उसे याद आता है कि मर्डर वेपन तो उसने राज के पास ही देखा था। खैर इधर हम अंजू को देखते हैं जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था और हर्ष और गौरी उससे पूछताछ कर रहे थे। यहाँ हर्ष एक पूरी कहानी अपने तरीके से बनाता है कि आपको और राज को पहले एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं था, लेकिन फिर रोशनी आई और धीरे धीरे राज और आप एक हो गए। तो एक दिन आपने और राज ने मिलकर प्लान बनाया और रोशनी को मार डाला ताकि आप दोनों पति पत्नी दोबारा से एक हो सको, है ना। ये सुनकर अंजू कहती है कि मैंने रोशनी को नहीं मारा। तब गौरी बताते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले आपने रोशनी को मारा हो, फिर राज और आपने कमला के सामने एक्टिंग की हो ताकि ऐसा लगे कि रोशनी को कोई और मार के चला गया। जो सुनकर अंजू टेंशन में आ जाती है और कहती है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया, पर पुलिस उसे जेल में डाल देती है। इसके बाद जब माधव शिवानी के साथ राज से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो शिवानी की माँ अंजू का केस लड़ रही है। ये देखकर शिवानी और माधव दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर शिवानी की माँ अंजू से आकर मिलती है और कहती है कि देखो अगर तुम राज को बचाने का सोचोगी तो तुम पक्का फंसोगी, इसलिए हमें पहले तुम्हें बचाने के बारे में सोचना पड़ेगा और अगर तुम यहाँ से निकलोगी तभी अपनी बेटी ईरा के साथ रह पाओगी। जिस पर अंजू मान जाती है। इधर माधव राज से बताता है कि अंजू को भी आपके साथ अरेस्ट कर लिया गया है और उसका केस नई वकील ने लिया है। अब वो वकील पूरी कोशिश करने वाली है कि अंजू को बचाकर आपको गुनहगार साबित कर दिया जाए, इसलिए हमें आपको कैसे भी जिताना होगा। अब रात में राज को हर्ष जेल में अकेले मिलने के लिए बुलाता है और उसे मैनिपुलेट करने लगता है ताकि वो कल कोर्ट में खुद को गिल्टी मान ले और ये केस यहीं क्लोज हो जाए, जिसके बारे में राज भी सोचने लगता है कि वो क्या करे। फिर अगले दिन इस कोर्ट की हियरिंग का दिन आता है जहाँ जज राज से पूछते हैं कि आप खुद को गिल्टी मानते हैं या नहीं। तब राज काफी सोचने के बाद कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं अंजू भी जज के सामने साफ कह देती है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, जिस पर जज ये केस शुरू कर देते हैं और अगली तारीख बताते हैं। फिर बाहर माधव रोशनी का केस लड़ने वाली वकील लेखा से मिलता है तो बातों बातों में लेखा कहती है कि इस बार तो मैं आपको जरूर हराऊंगी, जो सुनकर माधव भी हंसने लगता है। अब कुछ ही दिनों में कोर्ट की हियरिंग का दिन आता है जहाँ एक तरफ माधव राज से कहता है कि आपको जज के सामने ऐसे दिखाना होगा जैसे रोशनी की मौत से आप काफी दुखी हो, कहीं से भी वकील आपको पकड़ सकती है। वहीं अंजू की वकील भी यही सब बातें कह रही थी कि तुम्हें अपने आप को जज के सामने बेचारा दिखाना होगा, बाकी सब मैं देख लूंगी। अब हियरिंग शुरू होती है जहाँ लेखा जज से बताती है कि कैसे मर्डर से एक रात पहले रोशनी को जलील करके पार्टी से भगाया गया था और अगले दिन रोशनी ईरा की देखभाल करने के लिए वापस राज के
घर आ गई थी जहाँ उसका मर्डर हुआ। फिर लेखा कहती है कि इस मर्डर को अंजाम देने वाले दो लोग हैं, एक राज और दूसरी उसकी बीवी अंजू, जो रहते तो दूर दूर हैं, लेकिन अब ये दोनों एक हो चुके हैं, इसलिए तो इन्होंने अभी तक डिवोर्स नहीं लिया। फिर माधव की बारी आती है तो वो भी ऐसे ऐसे पॉइंट जज के सामने रखता है कि राज ने कोई खून नहीं किया, बल्कि वो तो रोशनी से काफी प्यार करता था और ना जाने उस पर क्या बीत रही होगी कि उसकी लवर उसके सामने ही मारी गई और उसके खून का इल्जाम उस पर लग गया। फिर अंजू की वकील की बारी आती है और वो भी अंजू की बेगुनाही के पॉइंट जज के सामने रख देती है कि अंजू ने पुलिस को फोन किया था और पुलिस ने उल्टा उसे ही गुनहगार बता दिया। फिर लेखा खड़ी होती है और वो गौरी को कटघरे में बुलाकर पूछती है कि जब आप क्राइम स्पॉट पर गई थी तो आपने क्या देखा। तब गौरी वही सब बताती है कि रोशनी की लाश वहीं पड़ी थी और राज खून में भंडा पड़ा था। फिर आगे गौरी बताती है कि लाश के पास एक वास पड़ा था और एक कांच का टुकड़ा भी। फिर जब हमने और जांच करी तो पता चला कि घर से एक अवार्ड गायब है, जिसमें से निकला एक छोटा सा नाइफ ही मर्डर वेपन था और वो घर से काफी दूर कूड़े के ढेर से हमने कलेक्ट किया, वो भी अंजू के गार्बेज बैग से। जिसके बाद वहाँ लेखा वॉचमैन को भी बुलाती है और वो यही बताता है कि राज साहब उस दिन जल्दी घर आ गए थे जॉगिंग से। फिर माधव गौरी को दोबारा कटघरे में बुलाता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है कि आपने राज को तो पकड़ लिया, लेकिन आपने उसे खून करते हुए देखा था क्या। जिसका जवाब गौरी पर नहीं था। वही माधव बताता है कि उस बिल्डिंग में इतने कैमरे थे पर एक काम नहीं कर रहा था, क्या पता वहीं से कोई बिल्डिंग में गया हो और मर्डर करके भाग गया हो। इसी तरह से माधव गौरी को ही भटकाने लगता है, साथ ही वो गौरी को कोर्ट में नीचा भी दिखाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कैसे गौरी ने गलत बच्चे को पुराने केस में अरेस्ट कर लिया था और बाद में कातिल कोई और ही निकला, जिस पर गौरी को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कह नहीं पाती। फिर अंजू की वकील भी आकर गौरी से सवाल करती है और वो जज से बताते हैं कि भले ही अंजू के गार्बेज बैग से मर्डर वेपन मिला हो, लेकिन अंजू ने वो गार्बेज बैग अपने फ्लैट के बाहर रखा था ताकि सफाई वाला उसे उठाकर ले जाए और हो सकता है कि खूनी ने ही वो वेपन अंजू के बैग में डाल दिया हो। फिर वहाँ कमला को कटघरे में बुलाया जाता है और लेखा के सवाल पूछने पर वो बताती है कि मैंने राज के बगल में वही मर्डर वेपन उसी समय देखा था जब मैं चिल्लाई थी। ये सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इससे राज और अंजू दोनों ही फंस सकते थे। फिर जज तीनों वकील को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं, जिस पर माधव कहता है कि कमला झूठ कह रही है, क्या पता लेखा ने उसे ये सब कहने को कहा हो। लेकिन लेखा बताती है कि कमला जब मच्छी बाजार गई थी तो खून देखकर उसे याद आया कि उसने मर्डर वेपन राज के पास देखा था। फिर तीनों ही वकील की बातें सुनने के बाद जज बाहर आकर कहते हैं कि कमला की गवाही हमने एक्सेप्ट कर ली है और वो केस की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद आज हर्ष गौरी से मिलने उसके घर आता है और उसे देखकर गौरी हैरान थी क्योंकि डाइवोर्स के बाद ये दोनों काम के अलावा कभी नहीं मिले। और हर्ष यहाँ गौरी को समझाता है कि आज कोर्ट में जो भी हुआ उसे दिल पर मत लेना, तुम हमेशा से अच्छी पुलिस वाली रही हो। तब गौरी को भी अच्छा लगता है। वहीं माधव राज से मिलने आया था और वो उससे पूछता है कि ये कमला से आपका कुछ ज्यादा ही लेना देना है क्या, कहीं उसने आपसे कुछ कभी मांगा था क्या। जो उसने जज के सामने अपना बयान बदल दिया और कह दिया कि मर्डर वेपन आपके पास पड़ा था, जिस पर राज सोचने लगता है और फिर वो कमला के बारे में माधव को कुछ बताता है जो माधव आगे रिवील करेगा। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं जहां राज की मां रोशनी को कॉल कर रही होती है क्योंकि उनकी एनजीओ के कुछ डॉक्यूमेंट्स घर में ही छूट गए थे, पर रोशनी फोन ही नहीं उठाती। तब वो अंजू को कॉल करती है क्योंकि अंजू के पास भी राज के फ्लैट की दूसरी चाबी थी और वो उसे कहती है कि जरा मेरे रूम से डॉक्यूमेंट चेक करके बताना तो। लेकिन अंजू जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ राज और रोशनी इंटीमेट हो रहे थे। हालांकि रोशनी अंजू को देख लेती है पर वो अंजू को जला निकले और भी ज्यादा क्रिंज हरकतें करने लगती है, जो बात अंजू को अच्छी नहीं लगती। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ राज और अंजू के केस की हियरिंग थी और बाहर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे कि कैसे पति पत्नी ने मिलकर एक गरीब लड़की को मार डाला। फिर यहाँ कमला को कटघरे में बुलाया जाता है और माधव उससे सवाल करने लगता है कि आपने वो मर्डर वेपन राज के पास देखा था ना, जिस पर कमला हाँ कहती है। फिर माधव उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आपका बेटा एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है और उसकी फीस ही साल की 9 लाख रुपए है, तो आपके पास फीस के पैसे आए कहाँ से। जिस पर कमला पहले तो कोई जवाब नहीं देती। फिर माधव कहता है कि राज ने मुझे बताया कि आपने उससे कुछ महीने पहले 9 लाख रुपए की डिमांड की थी जो उसने नहीं दी। इस पर कमला हाँ कहती है। तब माधव कहता है कि यानी आपको राज पर गुस्सा तो बहुत आया होगा ना कि आपके बेटे के भविष्य के लिए उसने एक भी रुपया देने से मना कर दिया। और इसी तरह से माधव कमला को उकसाने लगता है। तब आखिर में कमला चिल्ला पड़ती है कि हाँ, राज पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अब मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ने जा रहा है और उसका पैसा मुझे अंजू मैडम ने दिया था। जो सुनकर सब हैरान थे। फिर माधव पूछता है कि अंजू ने आपको पैसे कब दिए, तो कमला बताती है 23 सितंबर यानी उसी दिन जब पुलिस को मर्डर वेपन मिला था। जो बात
माधव क्लियर करता है और अब किसी तरह माधव राज को बचाते हुए सारा शक अंजू पर डलवा देता है। पर तभी अंजू की वकील मंदिरा कमला से सवाल जवाब करके ये प्रूव कर देती है कि अंजू ने कमला को पैसे सिर्फ भलाई के नाते दिए थे ताकि उसका बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। तब जज यहाँ फैसला सुनाते हैं कि शायद ये कमला किसी भावना के तहत झूठ कह रही थी, इसलिए इसकी गवाही को हम कोर्ट में स्वीकार नहीं करेंगे। जो सुनकर माधव बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास समय था कि वो राज को जेल से बाहर निकाल सके। वहीं लेखा टेंशन में बैठी थी क्योंकि उसके गवाह कमला को तो जज ने केस से ही हटा दिया था। तभी यहाँ हर्ष और गौरी आते हैं जो कहते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, अभी तक हम केवल इस राज के पीछे पड़े थे, पर अब हमें इस अंजू के बारे में भी डिटेल निकालनी होगी। जिस पर लेखा को एक आइडिया आता है। इधर राज गुस्से में जेल में ही तोड़फोड़ करने लगता है क्योंकि अंजू ने उसे ये बात छुपाई थी कि उसने कमला को पैसे दिए और राज को लगने लगा था कि अंजू ही इस मर्डर के पीछे हो सकती है। इधर मंदिरा अंजू से मिलने आती है और कहती है कि जो भी बातें तुमने मुझसे छुपाई हैं सच बता दो, वरना मैं ये केस नहीं लड़ूंगी और कहीं सच में तुमने ये खून तो नहीं किया। जिस पर अंजू कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा और वो बताती है कि मेरे बैग में वो मर्डर वेपन किसी ने जानबूझकर रखा था, इसलिए मैं डर गई, शायद वो वेपन राज ने ही रखा होगा। फिर जब वो वेपन मेरे बैग से मिला तो मैंने कमला को पैसे दिए थे ताकि वो आगे भी मेरी साइड ले सके, ताकि मुझ पर कोई इल्जाम ना आए, पर कमला ने कोर्ट में गड़बड़ कर दी। तब मंदिरा कहती है कि जैसा मैं कहूंगी आगे से तुम वैसा ही करोगी। अब हमें अगली हियरिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ लेखा ने राज की एक फ्रेंड जो कि उस रात पार्टी में मौजूद थी उसे सवाल जवाब करने के लिए बुलाया था और वो उससे पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। तब वो लेडी बताती है कि उस रात रोशनी पहले तो पार्टी में काफी खुश थी, लेकिन जैसी अंजू पार्टी में आई तब रोशनी का मूड ऑफ हो गया और फिर पार्टी में राज और अंजू भी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते होंगे। ये देखकर रोशनी और ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। फिर रोशनी ने राज के अटेंशन पाने के लिए पार्टी में डांस करना शुरू कर दिया और राज को किस करने लगी। ये सब देखकर राज ने रोशनी को समझाने की कोशिश की और जब रोशनी नहीं मानी तो वो उसे रूम में ले गया जहाँ शायद इन दोनों का झगड़ा हुआ और रोशनी गुस्से में वहाँ से जाने लगी। ये देखकर अंजू रोशनी से बात करने गई, लेकिन उल्टा रोशनी ने अंजू को सुना दिया, जिसके बाद माधव और मंदिरा भी थोड़े बहुत सवाल जवाब करते हैं और फिर लेखा रोशनी की दोस्त एनी को बुलाती है जो कि एक नर्स थी। तब लेखा पूछती है कि ये बताओ कि रोशनी कैसी नर्स थी, जिस पर एनी बताती है कि रोशनी से अच्छी नर्स शायद ही कोई होगी जो अपने पेशेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर एनी कहती है कि मैंने रोशनी को राज से अफेयर करने के लिए मना किया था क्योंकि वो शादीशुदा था, लेकिन रोशनी को लगता था कि राज उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद माधव यहाँ एनी से सवाल करने आता है और पूछता है कि रोशनी को राज तो पसंद था, लेकिन अंजू के बारे में उसने कभी कुछ कहा था क्या, जिस पर एनी बताते कि रोशनी कहती थी कि अंजू बहुत ही बुरी माँ है जिसे ये तक पता नहीं होता कि उसकी बेटी की कंडीशन कैसी है। एक तरह से यहाँ माधव ने फिर अंजू पर सारा इल्जाम डाल दिया था, जिस पर मंदिरा कहते कि हर माँ अपने बच्चे के आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए अंजू को बेकार माँ कहना सही नहीं होगा और अंजू ने अपनी बच्ची के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया था, इससे ज्यादा एक माँ और क्या कर सकती है। अब यहाँ सारी बातें सुनने के बाद जज अगली तारीख दे देते हैं। फिर हम लेखा को देखते हैं जो एक वेबसाइट पर कुछ चेक कर रही थी, वहीं माधव भी इसी केस के डिटेल और निकाल रहा था। इधर जेल में कैदी को एकदम से अपेंडिक्स का दर्द होता है और वहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे, इसलिए राज वहाँ उस कैदी का ऑपरेशन करता है। अब अगली हियरिंग में लेखा ने रोशनी की माँ को बुलाया था जो आते रोशनी की तारीफ करने लगती है कि उनकी बेटी ने कैसे पूरे घर को संभाल रखा था। फिर लेखा उनसे पूछती है कि आपका कोई ऑपरेशन भी हुआ था क्या, जिस पर वो बताते हैं कि मेरा हार्ट वाल्व का ऑपरेशन हुआ था जिसमें 22 लाख रुपए लगे थे और रोशनी ने उसके लिए फंड रेज किया था। फिर जहाँ ऑपरेशन हुआ था लेखा उस हॉस्पिटल की भी इंफॉर्मेशन जज को दे देती है। इसके बाद लेखा राज की माँ को कटघरे में बुलाती है और उनसे उनके एनजीओ के बारे में पूछती है कि आप उसमें क्या करते हैं, जिस पर राज की माँ बताती है कि हम उससे फंड रेज करके जरूरतमंद लोगों के इलाज का पैसा देते हैं। फिर यहाँ लेखा जज के सामने बताती है कि जहाँ रोशनी की माँ का ऑपरेशन हुआ था वहाँ राज की माँ के एनजीओ से 22 लाख रुपए गए थे, यानी रोशनी ने इन्हीं से हेल्प मांगी थी और उसके 4 दिन पहले रोशनी ने एक हॉस्पिटल से अपना अबॉर्शन कराया था, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर लेखा रिवील करती है कि राज की माँ ने रोशनी को 22 लाख रुपए देने के बदले ही उसे अबॉर्शन कराने को कहा था, जो सुनकर राज की माँ रिवील करती है कि राज का इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये डील मैंने ही रोशनी से की थी क्योंकि राज ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में रोशनी का माँ बनना सही नहीं था, इसलिए बदनामी के डर से मैंने उसे अबॉर्शन कराने को कहा था, जो वो आसानी से मान भी गई। फिर लेखा जज को बताते हैं कि राज एक ऐसा आदमी है जो एक साथ 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, एक अंजू की और एक रोशनी की, क्योंकि वो दोनों के साथ इंटीमेट होता था और इस पूरे परिवार ने मिलकर ना जाने पैसे के दम पर क्या क्या किया होगा। जो सुनकर जज कहते हैं कि हम राज को एक आखिरी मौका दे रहे हैं अपनी बेगुनाही साबित करने का और उसी दिन हम आखिरी फैसला भी सुनाएंगे। जो सुनकर माधव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब राज को बचाना काफी मुश्किल था। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। खैर अब एपिसोड 7 की शुरुआत में
में माधव अपने ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे ये कैसे प्रूफ करना है कि असली खूनी अंजू ही है, जिससे राज पर कोई आँच न आए। पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद अगले दिन केस की हियरिंग होती है, जहाँ माधव और शिवानी केस के लिए जाते हैं। वहीं दीप भी इस केस पर अभी और रिसर्च करना चाह रहा था, इसलिए वो उसी में बिजी था। इधर हम राज की माँ को गुरुद्वारे में देखते हैं और जैसे ही वो लोगों के पास आकर बैठती हैं, तो लेडीज उनसे दूर हो जाती हैं। एक तरह से सब उन्हें खूनी की माँ समझ रहे थे, जो बात उन्हें बहुत बुरी लगती है। यहाँ अब कोर्ट में माधव राज के दोस्त को कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि आप लोग तो काफी अच्छे दोस्त थे ना, और आप ही ईरा के इलाज भी कर रहे थे, तो ईरा को क्या बीमारी है। इस पर अर्श बताता है कि ईरा को मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें वो ठीक से बोल नहीं पाती। हालांकि वो अपनी बात आर्ट के जरिए कन्वे करने में आसानी समझती है, जो सुनकर माधव को याद आता है कि उसने ईरा के पास ड्राइंग बुक देखी थी, जिसमें रोशनी की अजीब सी फोटो थी। फिर यहाँ अर्श ये भी बताता है कि उसे एक और प्रॉब्लम हाल ही में हुई थी, इंसुलिन स्पाइक होने की, और इसके लिए रोशनी भी काफी परेशान थी, क्योंकि वो बार बार ईरा के बारे में पूछती रहती थी। फिर माधव पूछता है कि जितना ईरा के लिए रोशनी आपको बार बार फोन करके उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछती थी, उतना कभी अंजू ने ईरा के बारे में आपसे बात करी है। तो अर्श मना कर देता है। यहाँ माधव सबके सामने ये दिखाना चाह रहा था कि अंजू ईरा की जरा भी फिक्र नहीं करती थी। वहीं माधव की बीवी और उसका साला जब ऑफिस की सफाई कर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक सबूत का बॉक्स तो कोने में पड़ा है, जिसको इन्होंने देखा ही नहीं। तब दीप उसी बॉक्स में देखने लगता है और इन्हें रोशनी की पेमेंट हिस्ट्री पता चलती है, जिसमें डेली जनरल स्टोर पर पेमेंट की गई थी। ये देखकर रत्ना कहती है कि ये तो रास्ते में पड़ता है, उसी के सामने तो वो बार है जहाँ अक्सर दिग्विजय जाता था रोशनी का एक्स दारू पीने के लिए। ये सुनकर दोनों जल्दी से कोर्ट की तरफ भागते हैं, क्योंकि माधव ने दिग्विजय को भी कोर्ट में बुलाया था और कहीं कुछ छूट ना जाए, इसलिए दीप माधव को वो सबूत दिखाना चाह रहा था। यहाँ माधव अब राज से पूछताछ करता है, तो राज कहता है कि मेरी और अंजू की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन ईरा जब बीमार हुई तो अंजू ने अपना करियर हटाकर ईरा की देखभाल की। वहाँ ईरा का इलाज महंगा था, इसलिए मैं पैसा कमाने में बिजी हो गया, और इसी दौरान मेरा और अंजू का रिश्ता भी कमजोर पड़ गया। फिर मेरी जिंदगी में रोशनी आई और मुझे उससे प्यार हो गया। तब माधव पूछता है कि आपने रोशनी का बच्चा अबॉर्ट क्यों कराया, जिस पर राज बताता है कि मैंने उसे अबॉर्ट कराने को कहा नहीं था, हालांकि मैं तब रेडी भी नहीं था, क्योंकि अंजू से डिवोर्स हुआ नहीं था। और फिर एक दिन रोशनी ने आकर मुझे बताया कि उसने बच्चा अबॉर्ट करा लिया है। फिर माधव राज को उसकी वही अंजू के साथ किस वाली फोटो दिखाता है कि जब आप और अंजू अलग रहते थे तो आपने ये सब क्यों किया। तब राज बताता है कि उस रात हम ईरा की बात कर रहे थे, जो काफी बीमार चल रही थी। उसी दौरान हम भावनाओं में बह गए बस। साथ ही राज कहता है कि उसी रात से अंजू को लगने लगा था कि वो मेरी लाइफ में वापस आ सकती है, इसलिए उसका हमारे घर पर आना जाना काफी ज्यादा बढ़ गया था। जो सुनकर अंजू भी हैरान थी कि ये राज मेरे बारे में कैसा सोचता है। फिर माधव पूछता है कि सबको बताओ, उस रात पार्टी में आप रोशनी को कमरे में ले गए तो हुआ क्या था। राज बताता है कि रोशनी को लगने लगा था कि मेरा और अंजू का फिर से कुछ चलने लगा है, इसलिए वो झगड़ा कर रही थी, जिस पर राज ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसने ये बात भी बता दी कि बस एक रात उसने अंजू को किस कर लिया था। ये सुनते रोशनी गुस्से में उस पार्टी से चली गई थी। फिर माधव पूछता है कि अंजू भी तो आपसे कमरे में मिलने आई थी, तो आपने क्या कहा। राज बताता है कि मैंने साफ साफ उससे कह दिया था कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता और मैं ईरा और रोशनी के साथ जल्द ही कहीं और सेटल हो जाऊंगा। अब ये सब सुनकर बारी आती है लेखा की, जो यहाँ आते ही राज को अपनी थ्योरी बताती है कि आपने ही रोशनी को मारा है जब वो सुबह ईरा को दवाई देने आई होगी, क्योंकि कल रात पार्टी में ड्रामा होने के कारण आप रोशनी से गुस्सा थे, इसलिए आपने उसे मार डाला। जिस पर राज कहता है कि मेरे आने से पहले ही रोशनी को किसी और ने मार रखा था और मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेखा तो अभी भी राज को ही गुनहगार साबित करने में लगी हुई थी। फिर जब बारी अंजू की लॉयर की आती है तो वो भी राज पर ही ब्लेम डालने लगती है कि ये सब आपने ही करा धरा है और अब कोर्ट में झूठी बातें कर रहे हो, साथ ही इसमें अंजू का कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ शिवानी पर दीप का कॉल आता है, जो बताता है कि माधव से कहना कि दिग्विजय के बारे में कुछ पता चला है, मैं आते ही बता दूंगा, बस थोड़ा समय लगेगा। ये बात आकर शिवानी माधव को बताती है कि आप कोर्ट का थोड़ा टाइम पास कीजिए, दीप कोई सबूत लेकर आ रहा है। तब यहाँ माधव दिग्विजय को कटघरे में बुलाकर फालतू के सवाल पूछने लगता है और उसकी लव स्टोरी के बारे में भी पूछता है, पर जज तो माधव को ही डांट देते हैं कि यहाँ फालतू की बातें बनाने की जगह आप पॉइंट पर आइए। तभी वहाँ दीप आता है और वो पेमेंट रिसीट दिखाकर कहता है कि रोशनी जरूर इस दिग्विजय से अपनी मौत के एक दिन पहले मिलने गई थी, यानी हो सकता है किसी ने रोशनी को मारा हो। तब माधव जज से परमिशन लेकर दिग्विजय से सवाल पूछने लगता है कि आप ये बताइए कि रोशनी उस रात आपसे मिलने बार में क्यों आई थी, कहीं आपने ही तो उसका मर्डर नहीं किया। तब दिग्विजय पहले तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर वो गुस्से में कहता है कि इस रात से लड़ाई के बाद वो मेरे पास आई थी, क्योंकि उसे कोई समझने वाला नहीं था। उसने मुझे बताया कि राज ने उसको बस यूज किया है और जब कमरे में रोशनी ने उसे अंजू से डिवोर्स
लेने की बात की, तब राज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर रोशनी अंजू को ही भला बुरा कहने लगी थी और राज ने इस पर कहा कि अंजू मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। ये सुनने के बाद ही रोशनी रोते हुए उस पार्टी से चली गई थी। इस पर राज तुरंत कहता है कि ये दिग्विजय झूठ कह रहा है, लेकिन दिग्विजय उसे ही गाली दे देता है, जिसके चलते कोर्ट में ऐसी भाषा यूज करने के लिए उसे 2 दिन की जेल हो जाती है। खैर अब ये हियरिंग भी टाल दी जाती है और अंजू की लॉयर माधव का ही मजाक बना रही थी कि ये राज को बचाने के लिए सबूत लाया था, पर उल्टा राज ही फंस गया। वही ईरा अंजू से मिलने कोर्ट में आ जाती है, जिसे देखकर अंजू इमोशनल हो जाती है और फिर वो ईरा से कहती है कि जो भी हमारा सीक्रेट है ना, उसे किसी से बताना मत। तब ये सब दूर से खड़ा माधव देख रहा था। अब इसके बाद माधव इसी विचार में डूबा रहता है कि वो इस केस को सॉल्व करे तो करे कैसे, क्योंकि सारी चीजें उलझी हुई थी। फिर अगले दिन माधव दीप के साथ जब केस की तैयारी कर रहा होता है तो कहता है कि अभी तक असली खूनी का पता नहीं चला है, लेकिन ये अंजू की वकील मंदिरा अपना गेम जरूर खेलेगी। तब दीप कहता है कि अंजू ने उसी दिन कमला को पैसे दिए थे जब उसके बैग से मर्डर वेपन मिला था। ये बात हम घुमा फिरा कर अंजू को इसमें फंसा सकते हैं, लेकिन माधव कहता है कि अभी भी इस पॉइंट में काफी लूप होल्स हैं। फिर जब वहाँ शिवानी और रत्ना आते हैं तो ये लोग केस के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ शिवानी बताती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि राज को लगा होगा कि रोशनी पार्टी के अगले दिन नहीं आएगी। वहीं अंजू को भी लगा होगा कि रोशनी ईरा को दवा देने सुबह नहीं आएगी, इसलिए वो जब ईरा को दवा देने गई होगी तो वहाँ उसे रोशनी मिली और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। इस पर माधव कहता है कि पॉइंट वैलिड है, बस हमें ये प्रूव करना होगा। उसी समय शिवानी को वॉमिट हो जाती है क्योंकि उसने दूध की कॉफी पी ली थी और वो तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ये सुनकर माधव को याद आता है कि ईरा भी तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, लेकिन उस दिन अंजू से जब वो बात करने गए थे तो अंजू ने दूध के गिलास के साथ कुछ दवाई रखी थी और कहा था कि ये दवाइयाँ ईरा की है, यानी अंजू ने झूठ कहा था। तभी माधव को सबूतों में एक दवाई की शीशी मिलती है और वो कहता है कि अगर पता चल जाए किस बोतल में काहे की दवाई होती है तो कातिल और उसका मोटिव दोनों हमें पता चल जाएंगे। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत में हम उस दिन का सीन देखते हैं जब रोशनी का मर्डर हुआ था। तब यहाँ ईरा को घर में किसी के आने की आवाज आती है और वो जब देखने जाती है तो उससे गलती से वो अवार्ड गिरकर टूट जाता है जिसमें स्कैल्पल निकलता है। यही वो मर्डर वेपन था जिससे बाद में रोशनी का खून हुआ। अब ये कैसे हुआ ये आगे पता चलेगा। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ अंजू के बयान की बारी थी और आज इसी बयान को सुनकर जज फैसला सुनाने वाले थे कि असली खूनी कौन है। फिर जब माधव अपनी टीम के साथ आ रहा होता है तो उसने दीप को उस बोतल के बारे में पता करने के लिए कहा था जो अंजू के बैग में से मिली थी और उसी में मर्डर वेपन भी मिला था, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तब डॉक्टर से पूछकर दीप बताता है कि वो दवा डायबिटीज की है, लेकिन शिवानी कहती है कि उनकी फैमिली में से किसी को भी डायबिटीज नहीं है, मैंने पता करा था। जिसके बाद अब ट्रायल शुरू होता है और मंदिरा अंजू से उसका बयान ले रही थी, जिसमें अंजू बताती है कि मैंने अपने करियर को छोड़कर अपनी बेटी को पाला था, जिसमें मैं खुद को भी भूल गई थी। साथ ही अंजू बताती है कि मुझे रोशनी के आने से कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं, बल्कि जब उसने ईरा को संभाला तो मुझे मेरे लिए समय मिल गया, इसलिए मैं कभी रोशनी को नहीं मार सकती, भले ही वो मेरे पति की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। फिर मंदिरा पूछती है कि जब मर्डर वाले दिन आप गई तो राज ने आपसे क्या कहा। अंजू बताते है कि उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, जिस पर मंदिरा जज से कहती है कि हो सकता है ये मर्डर राज ने ही किया हो और वो अंजू से ये मर्डर छुपाने की मदद मांग रहा हो, लेकिन तब तक अंजू ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब इसके बाद सवाल पूछने की बारी लेखा की आती है तो वो 2-3 बार बात को घुमाकर ये सारे इल्जाम अंजू पर ही डाल देती है कि जब आपने देखा कि आपकी बेटी रोशनी को आपसे ज्यादा मानने लगी है तो आपने रोशनी को ही मार डाला ना, लेकिन अंजू मना कर देती है। जिसके बाद माधव की बारी आती है और वो अंजू से पूछता है कि ईरा को कुछ समय पहले एक और बीमारी हुई थी ना, क्या आप हमें उस बीमारी के सिम्टम बता सकती हैं। तब अंजू बताती है कि उसमें इंसान को चक्कर आते हैं, उल्टी होती है और कई बार तो दौरे भी पड़ते हैं। इसी बीमारी में इंसान धीरे धीरे मरने लगता है अगर सही से इलाज ना हो तो। फिर माधव पूछता है कि अब ईरा की तबीयत में सुधार है या नहीं, तो अंजू कहती है कि रोशनी की मौत के 2-3 दिन के बाद ही ईरा की तबीयत में सुधार आने लगा था, इसलिए उसे दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ी। तभी माधव अपनी जेब से सेम वैसी डायबिटीज की दवा निकालता है जो सबूतों में मिली थी और वो अंजू से पूछता है कि आपको याद है ये क्या है, जिसे अंजू देखती रह जाती है। तब माधव जज से बताता है कि ये दवा डायबिटीज के मरीजों को दी जाती है, लेकिन अगर ये दवा गलती से छोटे बच्चों को दे दी जाए तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, उल्टी होती है, यहाँ तक कि दौरे भी पड़ सकते हैं। ये सारे लक्षण वही है जो ईरा के साथ होते थे। फिर माधव कहता है कि राज की फैमिली में कोई डायबिटिक भी नहीं है, तो ये दवा उनके घर में क्या कर रही थी जो बाद में अंजू के बैग से मर्डर वेपन के साथ मिली। फिर माधव रिवील करता है कि इसी दवाई के डोज को ईरा की बॉडी में डाला जा रहा था, जिसके कारण वो बीमार रहने लगी। अब बस ये पता लगाना है कि ईरा को ये दवाई आखिर दे कौन रहा था। इसलिए माधव जज से ये ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए कहता है क्योंकि उसे इसकी नए सिरे से जांच करानी थी, लेकिन लेखा मना करने लगती है कि माधव केस को बस घुमा रहा है और इन वकीलों की लड़ाई देखकर जज तीनों को चैम्बर में बुलाते हैं। वहीं जब मंदिरा
जज के पास जा रही होती है तो अंजू उसके कान में कुछ कहती है। अब चैम्बर में माधव और लेखा केस को लेकर अभी भी लड़ रहे थे, क्योंकि माधव का कहना था कि क्या पता अंजू ही अपनी बेटी को वो दवा दे रही हो ताकि ईरा बीमार रहे तो वो राज के करीब हो सकेगी। तब मंदिरा कहते कि इस केस की गवाह ईरा को ही बुलाकर पूछ लेते हैं ना, जिसकी परमिशन जज दे देते हैं। और अब ईरा को कटघरे में बुलाया जाता है जहाँ अंजू और राज नहीं थे। फिर मंदिरा यहाँ ईरा से पूछती है कि आपको सुबह सुबह दवाई कौन देता था। तब ईरा रोशनी का ही नाम लेती है, जिससे सबको लगने लगता है कि यानी ये डायबिटीज वाली दवा रोशनी ही ईरा को दे रही थी। फिर माधव की बारी आती है तो वो पूछता है कि मैंने आपको आपकी मम्मी के कान में कुछ कहते हुए सुना था, आप ऐसा क्या बात कर रही थी। जिस पर ईरा कहती है कि वो हमारा सीक्रेट है जो मैं सिर्फ अपनी मम्मी के सामने ही शेयर कर सकती हूँ। तब माधव जज से ईरा के सामने अंजू को बुलाने की परमिशन लेता है और यहाँ सबको लग रहा था कि ईरा सच कहेगी तो अंजू फंस जाएगी, लेकिन ईरा बताते कि मुझसे वो पापा का अवार्ड टूट गया था तो बस मम्मी ने मुझे कहा था कि ये बात मैं किसी को न बताऊं, यानी ये केस अभी भी उलझा हुआ है। अब इसके बाद माधव अपना दिमाग फिर चलाता है और अंजू को कटघरे में बुलाकर उसे कहता है कि मान लिया वो अवार्ड सुबह के समय टूटा होगा। आगे माधव अपनी थ्योरी बताता है कि जब ईरा से अवार्ड टूटा तो वहाँ रोशनी मौजूद थी जो ईरा को सुबह के समय दवाई देने आई थी, लेकिन आपको लगा कि कल रात के झगड़े के बाद रोशनी आज नहीं आएगी। तभी दरवाजा खोलते ही आपने देखा कि रोशनी ईरा के दूध में ये डायबिटिक वाली दवा डाल रही है, जिस पर आप उससे सवाल पूछने लगी और रोशनी आपसे वो शीशी छुपा रही थी। लेकिन जब आपने वो दवाई देखी तो आपको समझ आ गया कि रोशनी ईरा को जानबूझकर बीमार कर रही है। तभी रोशनी ने वहाँ पर स्कैल्पल से आपको मारने की कोशिश की, लेकिन उसी हाथापाई में आपने रोशनी को मार डाला। ये सुनते ही अंजू रोने लगती है और वो सच बताना शुरू करती है कि हाँ मैंने ही रोशनी को मारा है। वो कहते कि रोशनी का जब अबॉर्शन हुआ तो उसे ईरा से नफरत होने लगी और वो धीरे धीरे ईरा को ये दवाई देकर मारना चाह रही थी। फिर हमारी हाथापाई के दौरान रोशनी के गले में स्कैल्पल लग गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। जिस पर माधव आगे बताता है कि आपने तुरंत वो स्कैल्पल उठाया और डायबिटीज वाली दवा भी, जिसे आपने अपने बैग में डालकर कूड़े में फेंक दिया और तुरंत अपने फ्लैट में भागकर खुद को साफ करने लगी। जिसके बाद आपको लगा कि मेड आएगी और लाश देखेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन वहाँ पहले राज पहुँचा और आपका गेम पलट गया। जिस पर अंजू राज से माफी मांगती है और जज अंजू को इस मर्डर के लिए सजा सुना देते हैं, यानी माधव ने ये केस भी सॉल्व कर दिया था, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ माधव खुशी खुशी अपने ऑफिस आता है। वहीं शिवानी को आज उसकी माँ भी ऑफिस छोड़ने आती है। तभी वो देखते हैं कि राज माधव की पेमेंट करने आया है और वो शिवानी से बताते हैं कि मुझे तो लगा था कि हम ये केस जीत जाएंगे, लेकिन अंजू ने उस समय ना जाने मुझे क्यों ईरा का नाम लेने के लिए कहा था कि वो गवाह बन सकती है, जिसके कारण माधव ने इसका फायदा उठा लिया और हम ये केस हार गए। अब हम राज को माधव के पास देखते हैं जहाँ आज राज ने माधव की फीस दे दी थी उसका केस जीतने के लिए। फिर राज बताता है कि अब मैं अंजू से मिलने चलता हूँ क्योंकि उस बेचारे के पास बहुत कम समय बचा है। उसे 4th स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर है, जो सुनकर माधव के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। उसे लग रहा था कि पैनक्रियाटिक कैंसर का टेस्ट का जिक्र तो ईरा के डॉक्टर ने भी किया था, लेकिन माधव ने उस पर इतना गौर ही नहीं किया। जिसके बाद माधव अब सीधा अंजू से मिलने आता है जहाँ ईरा और राज भी उससे मिलने आए हुए थे। तब अंजू माधव से अकेले में मिलती है और माधव कहता है कि मैं ये केस जीतने के बाद भी खुश नहीं हूँ और आपने हम सबको पागल तो बना दिया, लेकिन मैंने कुछ पता लगाया है। माधव कहता है कि आपको अपने पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में रोशनी के राज के लाइफ में आने से पहले ही पता चल गया था ना, लेकिन आपने ये बात किसी से बताई नहीं। फिर माधव कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि उस सुबह रोशनी का मर्डर आपने नहीं बल्कि राज ने किया था, जिसने रोशनी को ईरा के दूध में दवाई मिलाते देखा और छीना झपटी में उसने रोशनी के गले में स्कैल्पल मार दिया। तभी राज ने तुम्हें बुलाया और मदद मांगी। फिर तुमने अपना दिमाग चलाया और डायबिटीज की दवाई और स्कैल्पल को अपने बैग में डालकर कूड़े में फेंक दिया। आप शुरू से ही राज को बचाना चाहती थी क्योंकि आपको पता था कि आपके पास वैसे भी कम समय बचा है, लेकिन आपने हमें ऐसे दिखाया कि जैसे हमने आपको फंसाया है, लेकिन ये सब आपका ही किया धरा था ताकि आपके बाद ईरा के पास उसके पापा तो मौजूद हों। जिस पर अंजू रोने लगती है। तब माधव पूछता है कि आप शुरुआत में भी तो ये कबूल कर सकती थी कि आपने रोशनी को मारा है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर अंजू कहती है कि मेरे कैंसर के बारे में तो पुलिस को कभी भी पता चल सकता था और मैं खुद गुनाह कबूल करती तो सबको लगता कि मैंने राज को बचाने के लिए ये इल्जाम खुद पर ले लिया है, लेकिन मैंने दिमाग से खेला और आपको सारे पैतरे आजमाने दिए जिससे ये कंफर्म हो पाए कि मर्डर मैंने ही किया था ताकि राज ईरा के साथ आराम से रह पाए। जो सुनकर माधव भी हैरान था कि इस लेडी ने मुझे घुमा दिया। इसके बाद माधव वहाँ से जाते समय रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है क्योंकि वो सब रिकॉर्ड कर रहा था ये सोचकर कि वो राज को सजा दिलवा देगा, लेकिन अंजू की बातें सुनकर उसने वो डिलीट कर दिया और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों आपको सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप